आपने अक्सर सेलिब्रिटीज और रिच पीपल को लुई विटॉन का बैग फ्लॉन्ट करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस एक बैग की कीमत कितनी होगी? एलवी ब्रांड का एक साधारण सा बैग भी लाखों में आता है। अभी हाल में ही बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण पहली ऐसी भारतीय बनी जिसे लुई विटॉन ने अपना हाउस एम्बेसडर बनाया। दीपिका के हाउस एम्बेसडर बनते ही इस खबर को दुनिया के बड़े से बड़े मीडिया हाउस ने कवर किया था। पूरी दुनिया में एलवी के बैग्स के चलवे है और इसमें कोई डिबेट नहीं है कि लुई विटॉन के प्रोडक्ट्स लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया को स्टेटस सिंबल देने वाले इस ब्रांड के फाउंडर खुद दाने दाने को मोहताज थे? अरबों का बिजनेस करने वाली इस कंपनी का मालिक एक 13 साल का होमलेस लड़का था जिसके पास अपना घर तक नहीं था। कौन था ये लुई विटॉन और कैसे खड़ा किया उसने इतना बड़ा लग्जरी ब्रांड जिसे अफोर्ड करना हर आदमी के बस की बात नहीं है? क्या है लुई विटॉन के जीवन की वो कहानी जिसने इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, और लुई विटॉन भी ऐसे ही एक इंसान थे जिसके पास खाने रहने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से एक ऐसा लग्जरी ब्रांड बना डाला जो लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन गया। इन्होंने अपनी किस्मत पर रोने से ज्यादा उसे बनाने में अपना समय लगाया। लुई विटॉन 4 अगस्त 1821 को ईस्टर्न फ्रांस में एक गरीब परिवार में जन्मे। इनके पिता जेवियर विटॉन एक किसान थे और माँ कुरोनी गेलार्ड एक हैट मेकर थी। लुई ने बचपन से ही अपने परिवार में गरीबी और परेशानी देखी थी, जिस कारण काफी कम उम्र से ही लुई भी अपने पिता के साथ किसानी करने लगे। काम करते करते कब सुबह से शाम हो जाती, लुई को कोई खबर ही नहीं होती। जैसे तैसे परिवार चल रहा था, लेकिन जब लुई 10 साल के हुए तो उनकी माँ गुजर गई और लुई ने काफी कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया। लुई के फादर ने कुछ समय बाद दूसरी शादी कर ली, जिसका लुई की जिंदगी पर काफी बड़ा असर पड़ा। लुई की सौतेली माँ किसी डेली सोप की विलेन से कम नहीं थी। लुई को हर वक्त परेशान करती। कई बार तो वो लुई विटॉन को खाने तक को तरसा देती थी। किसी तरह लुई ने कुछ समय तक तो ये सब झेला, लेकिन जैसे ही लुई के पिता ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लुई तुरंत अपनी सौतेली माँ को छोड़कर अपने घर से भाग गया। कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से तो निकलना पड़ता ही है, और अब विटॉन का घर छोड़ना भी उन्हें एक नए रास्ते पर ले जाने वाला था जिसने उनकी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1835 में केवल 13 साल की उम्र में लुई अकेले अपने घर को छोड़कर निकल पड़े पेरिस की ओर, जहां लुई विटॉन का भाग्य करवट लेने वाला था। घर से पेरिस की दूरी लगभग 450 किलोमीटर थी, लेकिन विटॉन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। पास में पैसे नहीं थे और ना ही रहने का कोई दूसरा गुजारा था। ऐसे में विटॉन 2 साल तक पैदल सफर करते हुए फाइनली पेरिस पहुंच गए। लेकिन विटॉन ने इन 2 सालों में कई सारे स्किल सीख लिए जिससे उनका गुजारा भी होता रहा, और जब वो पेरिस पहुंचे तब तक वो छोटे मोटे स्किल्स जैसे कि क्राफ्ट्समैनशिप, आर्टिजन और कुकिंग जैसे कामों को अच्छे से सीख चुके थे। उन दिनों पेरिस में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा था। पेरिस में फर्स्ट रेलवे लाइन भी ओपन हुई थी, जिस वजह से लोग कहीं भी जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करने लगे थे। लगातार हो रहे वॉर्स की वजह से भी लोग अपना सारा सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करते रहते थे। लोग अपने सामान को सही तरीके से पैक करने के लिए बॉक्समैन को हायर करने लगे, जिनका काम बॉक्सेस को सही तरीके से सेट करना होता था। विटॉन ने यहाँ कोशिश की और उन्हें भी बॉक्स पैकर का काम मिल गया। वो अक्सर बॉक्सेस को सेट करते हुए उसमें कई कमियां निकाल लेते थे, जैसे कि बॉक्सेस का भारी होना और बॉक्सेस का अच्छा शेप नहीं होना, जिससे उसकी स्टॉलिंग में भी दिक्कत आती थी। इसके बाद विटॉन मॉन्सियर मार्शल नाम के क्राफ्ट्समैन के यहाँ नौकरी करने लगे। मॉन्सियर के यहाँ लुई को ज्यादा सैलरी तो नहीं मिली, लेकिन काम सीखने को बहुत मिला। देखते ही देखते लुई मॉन्सियर के क्लाइंट्स की फर्स्ट चॉइस बन गया, और कुछ समय बाद लुई बॉक्स मेकिंग में इतना पॉपुलर हो गया कि नेपोलियन III की पत्नी यूजीन डे मॉन्टिजो ने लुई को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर एंड पैकर बना लिया। उन दिनों पेरिस वेस्टर्न कंट्रीज का फैशन कैपिटल बन रहा था, और एम्प्रेस ने खुद को वेस्ट में एक फैशन आइकन के तौर पर इस्टेब्लिश कर लिया था। पूरे वेस्ट की नजर उनके फैशन सेंस पर होती थी और उनके यूज किए गए फैशन ट्रेंड्स तुरंत ही पॉपुलर हो जाते थे। अब ऐसे में विटॉन के बॉक्सेस भी जब एम्प्रेस यूजीन ने यूज करना शुरू किया तो रातों रात विटॉन बॉक्सेस की पॉपुलैरिटी पूरे फ्रांस समेत वेस्टर्न कंट्रीज में भी फैल गई। लुई ने सालों एम्प्रेस ऑफ फ्रांस के लिए काम किया और हर तरह के बॉक्सेस के बारे में जाना और पढ़ा। अपनी बढ़ती डिमांड और बॉक्सेस में एक्सपर्टीज के कारण लुई ने एक दिन खुद अपनी बॉक्सेस की दुकान खोल ली, और ऐसे शुरू हुआ लुई विटॉन ब्रांड का सफर।
बॉक्सेस का दुकान खोलने के साथ ही वुइटन ने सबसे पहले ट्रेडिशनल ट्रंक्स और बॉक्सेस के शेप को चेंज किया। पहले बनने वाले बॉक्सेस ऊपर की तरफ से उठे हुए होते थे, जिससे उन्हें स्टॉक करने में दिक्कत आती थी। वुइटन ने बॉक्सेस को चारों तरफ से समतल स्क्वायर लुक में बनाया, जिससे कि उनकी स्टॉकिंग काफी इजी हो गई। इसके अलावा उन्होंने देखा था कि बॉक्सेस में वुडन और आयरन मटेरियल लगे होने के कारण वो काफी भारी होते थे। वुइटन ने अपने बॉक्सेस में पहली बार कैनवास का इस्तेमाल किया, जो कि हल्के और टिकाऊ होते थे। इसके अलावा लुई ने अपने बॉक्सेस को थोड़ा मॉडर्न टच देते हुए उन्हें ग्रे कलर में बनाया, जिससे वो काफी क्लीन और क्लासी नजर आते थे। इसके बाद वुइटन ने अपने बॉक्सेस बेचने शुरू कर दिए। लुई ने इन बॉक्सेस से लगेज की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। लोग अब केवल लुई के बनाए बॉक्सेस को ही प्रेफरेंस देने लगे थे, जिस वजह से अगले कुछ सालों में लुई की दुकान ने खूब प्रॉफिट और पॉपुलैरिटी कमाई। बॉक्सेस का ये बिजनेस अब चल पड़ा, लेकिन वुइटन को संतुष्टि नहीं थी। पेरिस हमेशा से ही फैशन जगह का हेवन रहा है और वुइटन को ये बात जल्दी ही समझ आ गई कि पेरिस में बढ़ते रहना है तो फैशन का हाथ थामना होगा। फैशन जगत में अपना काम आगे बढ़ाने के लिए वुइटन ने वुमेन हैंडबैग्स का बिजनेस चुना। उस समय वुमेन हैंडबैग्स को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देती थी, लेकिन लुई ने अपने हैंडबैग्स को भी कैनवास से बनाना शुरू किया। लुई ने हर तरह की ड्रेस के साथ वेराइटीज ऑफ हैंडबैग्स बनाए, जिन्होंने मार्केट्स में आने के साथ ही कमाल की उड़ान भरी। वुमेन अब अपने लिए तरह तरह के हैंडबैग्स लेने लगी। लुई का ये काम भी काफी अच्छा चलने लगा और बिजनेस को बढ़ता देख लुई ने अपने बेटे जॉर्ज को भी बिजनेस में लगा दिया। जॉर्ज भी अपने पिता की तरह बैग्स और बॉक्सेस की दुनिया में कमाल की नॉलेज रखता था। जॉर्ज ने अपने पिता को बैग्स और बॉक्सेस में लॉक लगवाने का आइडिया दिया, जिसके बाद लुई ने अपने सभी बॉक्सेस में लॉक लगवाने शुरू कर दिए। ये लॉक भी इतने कमाल के थे कि इन्हें किसी के लिए भी आसानी से तोड़ना नामुमकिन था, जिससे चोरी के चांसेस भी काफी कम हो गए। और हर बार की तरह इस बार भी लुई के नए आइडिया को भी पब्लिक ने काफी पसंद किया और लॉक वाले बॉक्सेस को खरीदना शुरू कर दिया। लुई का बिजनेस दिन पर दिन आसमान छू रहा था। इसी बीच फ्रांको पर्शियन वॉर शुरू हो गई, जिस वजह से लुई को अपने पूरे परिवार को लेकर रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। इन कैंप्स की हालत इतनी खराब थी कि कई बार तो लुई के परिवार के पास खाने के लिए खाना तक नहीं होता था। वॉर जब खत्म हुई तो लुई ने दोबारा से घर वापसी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लुई की शॉप और घर दोनों का सारा सामान चोरी हो गया था। लाइफ ने लुई को एक बार फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां से सालों पहले वो निकल चुके थे। लेकिन वुइटन कहां हार मानने वालों में से थे। उन्होंने अपने कारोबार को फिर से शुरू करने का सोचा। इस बार वुइटन के जेबें जरूर खाली थी, लेकिन इस बार उनके पास एक्सपीरियंस था और इनोवेटिव आइडियाज भी। उन्होंने अपने बैग्स बिजनेस को फिर से शुरू किया और इस बार उन्होंने बैग्स बिजनेस को बूस्ट करने के लिए उस पे रेड येलो स्ट्राइप्स लगाए। इस तरह से ना तो बैग्स केवल खूबसूरत हो गए, बल्कि लोग अपने बैग्स को दूर से ही लोड होते हुए स्पॉट कर सकते थे। अब लोगों का बैग्स खोने का खतरा कम हो गया और वुइटन बैग्स के बाकी के फीचर्स तो लोगों को ऑलरेडी दिखाई दे रहे थे। इसके ठीक बाद से लुई के बॉक्स बिजनेसेस ने एक बार फिर मार्केट पर अपनी अच्छी पकड़ बना ली। इस बार देखते ही देखते लुई के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली भी पहचान मिलने लगी। दूसरे देश के लोग भी लुई के बॉक्सेस और बैग्स को काफी पसंद करने लगे थे। लुई के बैग्स को एलीट क्लासेस से लेकर मिडिल क्लास तक हर कोई इस्तेमाल करने लगा। लुई ने अपना पहला कैटलॉग रिलीज करने को सोचा, जिससे लोगों को सामान खरीदने में और आसानी हो। लेकिन तभी एक दिन खबर आई कि लुई ने 72 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता की मौत के बाद जॉर्ज ने अपने बिजनेस को संभाला और अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने का जिम्मा उठाया। वुइटन के मौत के बाद अब बैग्स एंड बॉक्सेस का बिजनेस अब उनके बेटे जॉर्ज के हाथ में आया। वुइटन की तरह जॉर्ज भी इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रैटेजी में बिलीव करता था। जॉर्ज बॉक्स बिजनेस संभालने के दौरान यूएस वर्ल्ड फेयर में गए और वहां उन्होंने यूएस में पहली लुई वुइटन की शॉप खोली। इसी टूर पर उन्होंने लुई वुइटन के नाम पर क्लासिक एलवी टैग भी बनाया। इस टैग के कारण लुई के प्रोडक्ट्स को लोगों में एक अलग पहचान मिली, जो आज भी आपको लुई वुइटन के प्रोडक्ट्स पर देखने को मिलता है। बिजनेस को आगे बढ़ाने और लुई वुइटन के ब्रांड को अलग पहचान देने के लिए जॉर्ज ने अब बनने वाले बॉक्सेस में ताला लगाना शुरू कर दिया। ये ताले इतने मजबूत होते थे कि इन्हें तोड़ना चोरों के बस की बात नहीं थी।
उन दिनों वर्ल्ड वॉर्स का दौर था। लोग अपना पूरा सामान उठाकर यहाँ वहाँ रिसेटल हो रहे थे। ऐसे में लोगों का सामान चोरी हो जाना एक आम समस्या बन गई थी। लॉकर वाले बॉक्सेस ने लोगों के इस समस्या को चुटकी में दूर कर दिया। अब एलवी बॉक्सेस का क्रेज पूरे वेस्ट में फैल गया। एलवी अब रिटेलर शॉप्स ओपन करने लगे और यूनिक हैंडमेड बॉक्सेस एंड बैग्स बनाकर लोगों तक पहुंचाने लगे। कुछ समय बाद हिस्ट्री ने खुद को दोहराया और जॉर्ज ने भी दुनिया से विदा ले ली और जॉर्ज की जगह उनके बेटे गैस्टन ने आगे का बिजनेस संभाला। गैस्टन अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा ही सीरियस था। कहते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ा तब जर्मनी ने पूरे फ्रांस की दुकानों को बर्बाद कर दिया सिवाय एलवी के, क्योंकि एलवी के हेड गैस्टन ने अपने ही देश के दुश्मन नाजी से हाथ मिला लिया और नाजी आर्मी के लिए बॉक्सेस एंड सूटकेस बनाने का काम करने लगा। उस दौड़ में जब सारी बिजनेस सफर कर रही थी तब भी एलवी प्रॉफिट कमा रहा था। वॉर खत्म होने के बाद गैस्टन ने अपने तीनों बेटे हेनरी, जैक और क्लॉड को कंपनी को रीबिल्ड करने का काम दिया, लेकिन इस बिजनेस को लेकर तीनों के अलग अलग आइडियाज थे, जिस वजह से उनकी बहन के हस्बैंड हेनरी रिकैमियर को कंपनी का सारा काम सौंप दिया। गैस्टन की भी तब तक मौत हो चुकी थी, लेकिन हेनरी ने बिजनेस को गैस्टन से भी ज्यादा ग्रोथ दी। इस वक्त हेनरी ने मार्केट रिसर्च किया, तब उन्हें पता चला कि रिटेलर्स एलवी बैग्स और बॉक्सेस को 100% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। यानी कि एलवी की एक बैग की कीमत अगर 50,000 है तो रिटेलर्स इसे 1 लाख में बेच रहे हैं। इससे रिटेलर्स को तो तगड़ा मुनाफा हो रहा है, लेकिन एलवी को कुछ नहीं मिल रहा। इससे उन्हें यह भी पता चला कि उनके बायर्स मार्केट में दुगना पैसा देकर भी उनके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। ऐसे में हेनरी ने तुरंत रिटेलर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करना बंद कर दिया और सीधे ही अब अपने वर्कशॉप से कस्टमर्स को सर्व करने लगा। इस तरह कंपनी ने ना तो केवल रिटेलर्स को आउटकास्ट कर दिया, बल्कि कस्टमर्स को सीधे प्रोडक्ट बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाया। इससे कस्टमर सर्विस भी बेहतर हुई और नकली प्रोडक्ट्स भी बाजार में आने बंद हो गए। इससे कस्टमर्स की लॉयल्टी बढ़ी और लोगों ने बढ़ चढ़कर एलवी के प्रोडक्ट्स खरीदने शुरू कर दिए। हेनरी ने बहुत कम समय में पूरे एशिया की लग्जरी मार्केट प्लेस को कैप्चर कर लिया और जो बिजनेस किसी समय में $20 मिलियन का हुआ करता था, हेनरी ने उसे केवल 6 सालों में $260 मिलियन का बना दिया। आज एलवी का एनुअल प्रॉफिट 21 बिलियन यूरोज है। आज एलवी न केवल बैग्स बनाता है बल्कि शूज, परफ्यूम्स, वॉचेस, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, सनग्लासेस, बुक्स और तो और टॉयलेट्स तक बनाता है। आज एलवी के पास एक से बेहतर एक डिजाइनर्स है जो इनके प्रोडक्ट्स को बेहतरीन और यूनिक डिजाइन और पर्सनलाइज इनोवेशन के साथ मार्केट में उतारते हैं। इवन एलवी में काम करने वाले एक मामूली क्राफ्ट्समैन को भी करीब 2 साल तक की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे इनके प्रोडक्ट्स में कोई छोटी सी गलती की भी गुंजाइश ना हो। इनके कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल असेंबल होने के लिए ही करीब 300 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। शायद यही कारण है कि एलवी आज दुनिया में अपनी कमाल की सेल्स और करीब $30 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ दुनिया की नंबर 1 ब्रांड बना हुआ है। हमारी आज की वीडियो एक ऐसे अनाथ, बेघर और बेसहारा लड़के की थी जिसके पास ना कोई सपोर्ट था और ना ही कोई उम्मीद। लेकिन कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस लुई विटॉन भी एक ऐसे ही इंसान थे जिन्होंने कभी अपनी परेशानियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इन्हें भी कई फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन एट द एंड इन्होंने एक इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया कि आज भी इनकी पीढ़ियां राजाओं की जिंदगी जी रही है। अब समय है आपसे अलविदा लेने का। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।